नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं MCQ, जो खास तौर से RPSC स्कूल व्याख्याता के अंदर जो PG लेवल का पोर्शन है आपका, या फिर यूनिट 3 वाला अपन बायोलॉजी के अंदर कह सकते हैं, उसके अंदर आपके एक पोर्शन दिया गया है टूल एंड टेक्निक्स का। उसमें अपन देखेंगे आज की जो टेक्निक रहेगी वो रहेगी क्रोमेटोग्राफी। तो बायोलॉजी के अंदर क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी जहां भी आती है, सबसे पहले तो इसका जो टर्म है वो क्रोमो से लिया गया है। क्रोमो का मतलब यहां पर है पिगमेंट या कलर। सबसे पहले जो प्लांट के जो पिगमेंट है ना, वर्णक जो हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रोमेटोग्राफी। इसके दौरान अपन क्या कर सकते हैं, पिगमेंट ही नहीं, आपके कोई भी बायोमोलिक्यूल होता है, बायोमोलिक्यूल्स होता है, उनको अपन क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है उनकी साइज के आधार पर सेपरेट कर सकते हो आप, उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे आप कर सकते हो, उनके चार्ज के आधार पे कर सकते हो, उनकी एफिनिटी के आधार पे कर सकते हो, उनकी एफिनिटी के आधार पे कर सकते हो। तो कई ऐसे मेथड है जिनके आधार पे आप किसी भी बायोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो। इसके अलावा इनकी अगर आप कोई बायोमोलिक्यूल है, कोई प्रोटीन है, उनको आप नेटिव स्टेट या फिर अपन कह सकते हैं नेचुरल जो स्टेट है उसके अंदर आप सेपरेट करना चाहते हो तो भी इसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा उल्टा मामला है। जैसे मान लो कि अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पहले जो सेपरेट होते हैं, पहले जो नीचे की तरफ रन करते हैं, वो कौन से होते हैं, छोटी साइज के जो DNA होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो फास्ट मूवमेंट करते हैं। यहां पे उल्टा है। यहां पे अपन देखेंगे इसके अंदर इस प्रकार से जो बीड्स जो हैं सिलिका की या किसी भी मैट्रिक्स के, वो भरे होते हैं। इस प्रकार से जेल भरी होती है, मैट्रिक्स भरा होता है इस प्रकार से। और आप जिस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हो, यहां पर किसी मॉलिक्यूल को आप सेपरेट करना चाहते हो, इस प्रकार उनकी अलग अलग साइज हो सकती है, कोई छोटे हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से आपने मिक्सचर इसके ऊपर डाला है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट बनाकर आपने इसमें डाल दिया। अब जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो इनके बीड्स के बीच से होते हुए फास्ट मूवमेंट करते हुए पहले निकलेगा। इसका मतलब पहले जो इसमें सेपरेट होगा वो कौन होगा, लार्ज साइज का। और छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करते हैं, जो बीड्स है इनके बीच में फंस जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इसमें फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये धीरे धीरे सेपरेट होते हुए आगे की तरफ रन करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल जो हैं वो लेट आते हैं, जबकि हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो फास्ट रन करते हैं, वो पहले सेपरेट होते हैं। यहाँ से जो मॉलिक्यूल निकलता है उनको क्या बोलते हैं अपन, इल्यूट बोलते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट करना, उनको प्राप्त करना क्या कहलाता है, इल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर ये इल्यूट कर लिया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो प्रकार की जो स्टेज है वो पाई जाती है। किसी भी क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर दो स्टेज होती है, एक स्टेशनरी फेज और एक होती है मोबाइल फेज। इसका मतलब स्टेशनरी फेज होती है वो तो कैसी होती है, हमेशा स्टेबल होती है, और ये जो मोबाइल फेज होती है हमेशा कैसी होती है, मूवमेंट करने वाली है। स्टेशनरी फेज के रूप में मोस्टली जो होता है वो सॉलिड मटेरियल यूज में लिया जाता है। हो सकता है पेपर हो सकता है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसमें जेल हो तो जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, और कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। जो भी होगा वो स्टेशनरी होगा। और जो तरल पदार्थ इसमें डालोगे आप, लिक्विड आप डालोगे, सॉल्वेंट आप डालोगे, वो क्या होगा, इसकी मोबाइल फेज होगी। मोबाइल फेज की सहायता से क्या होता है, सेपरेट
कर दिया जाता है। ठीक है, कई जगह जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड की जगह क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सी, तो अपन यूज में लेते हैं मोबाइल फेज, गैस यूज में ली जाती है। ये है अपन बेसिक जो कंपोनेंट है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, वो चीज़ें हैं। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कि क्या क्या इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में किस लिए यूज में आता है, टू सेपरेट एंड एनालाइज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, टू मेजर पीएच, टू डिटेक्ट वायरस, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो पहला आंसर जो है वो इसका सही है। किसी भी बायोमोलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं अपन, सेपरेट कर सकते हैं, उनको पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर, तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल डज क्रोमेटोग्राफी मेनली रिले ऑन। ठीक है, किससे संबंधित है इसमें, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, कि कौन से मॉलिक्यूल कितने बड़े हैं, क्या उनकी सॉल्युबिलिटी है, उनको आप सेपरेट कर पाते हो इसके अंदर, और उनकी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, यहाँ पर एडजॉर्प्शन है। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन के आधार पर और उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर मॉलिक्यूल्स जो है उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक मिनट, और तीसरा ऑप्शन अपन देखेंगे डिफरेंस इन डेंसिटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो अगर आप देखोगे तो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा अपन सेपरेट कर पाते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर जो है प्रिंसिपल के आधार पे, कि आप किस सिद्धांत के आधार पे ये काम करती है क्रोमेटोग्राफी, तो सॉल्युबिलिटी एंड एडजॉर्प्शन के आधार पर काम करती है। दो टर्म आता है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है यहाँ पर किसी सतह के ऊपर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होना, क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है ना, और एडजॉर्प्शन के मेथड के द्वारा ही, जो मेथड होता है उसे अपन बोलते हैं इम्बिबिशन। जो सीड जर्मिनेट होता है वो फर्स्ट टाइम वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है, वो प्रोसेस कौन कहलाती है, एडजॉर्प्शन कहलाती है, या इम्बिबिशन के द्वारा ही वाटर को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जड़ें जो हैं वो भी वाटर जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वो भी पहले क्या करते, ये भी कई अलग अलग थ्योरी हैं जो पहले कहती है कि भाई एडजॉर्प्शन के थ्रू ये क्या करता है, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो किसके रूप में काम करते हैं, पार्टिकल्स के रूप में काम करते हैं, और वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले उनकी सतह के ऊपर आकर अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मेथड होता है एडजॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे, व्हाट इज द मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो हमेशा मोस्टली लिक्विड होती है, मैंने अभी भी बताया था आपको, लेकिन कुछ जो होती है वो कौन सी हो सकती है, आपकी गैस हो सकती है कई जगह। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज, ये तो मतलब नहीं है। द सॉल्वेंट मूव द सैंपल। ठीक है ना, जो सॉल्वेंट आप जो यूज में ले रहे हो वो क्या कहलाएगा, इसका मोबाइल फेज कहलाएगी, जिसके अंदर आपके सोल्यूट मिला हुआ है, जिनको आप क्या करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। द सॉलिड सपोर्ट, ये तो स्टेशनरी फेज होती है, द सैंपल इटसेल्फ नहीं। ठीक है, अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन सही है। और अगला अगर अपन देखोगे आप लोग 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी प्रकार कौन सा नहीं है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी तो होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC तो होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये जो टर्म है ये यहाँ पर गलत है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, वो क्रोमेटोग्राफी, वो किसी की पार्टिकल की स्ट्रक्चर याद करने के लिए काम अलग से मेथड आता है। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी इसका टाइप नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, मतलब हाँ डी ऑप्शन। 5वें में आप देखोगे, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज द स्टेशनरी फेज। ठीक है, थिन लेयर जो होती है
TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज जो होती है वो कौन सी होती है? सिलिका की एक प्लेट होती है, सिलिका की प्लेट होती है, या फिर एल्यूमिना आप कह सकते हो, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो पेपर आता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है थिन लेयर, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं है। थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल, ठीक है ना, सिलिका जेल की होती है, ये ठीक है, और एल्यूमिना की भी हो सकती है। सिलिका की जेल ज़्यादा यूज में ली जाती है क्योंकि इनके अंदर पोरस ज़्यादा होते हैं, पोरस या छिद्र जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इनकी क्या होती है, जितने ज़्यादा छिद्र होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, AGB के अंदर सेपरेट कर पाएगा ये। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज का क्या महत्व है? द डिजोल्व द सैंपल, ये तो है नहीं, मोबाइल फेज है, तो द सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल इसके साथ में इंटरेक्शन करेगा, किसी भी जेल के साथ में, किसी सिलिका के साथ में, पेपर के साथ में, एल्यूमिना के साथ में, तो उनके आधार पे क्या कर सकता है, सेपरेट करने में हेल्प करता है। टू स्पीड अप मूवमेंट ऑफ द सैंपल, ये तो मोबाइल फेज का काम है। टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सातवें में देखोगे, व्हाट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉमनली यूज टू सेपरेट प्रोटीन? प्रोटीन को यदि आप सेपरेट करना चाहते हो तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी है वो मोस्टली यूज में ली जा सकती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी खासतौर से पिगमेंट्स वगैरह सेपरेट करने में काम आती है। गैस क्रोमेटोग्राफी यूज में आ सकती है खासतौर से जो नेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आप चेंज नहीं करना चाहते हो। और वोलेटाइल जो होते हैं, है ना, वोलेटाइल होते हैं मतलब गैसी फॉर्म के अंदर कोई कंपोनेंट होते हो। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो एफिनिटी जो क्रोमेटोग्राफी है वो आप कर सकते हो। एफिनिटी, पर्टिकुलर एफिनिटी का मतलब होता है कि भी पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ में क्या शो करता है, एफिनिटी शो करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन सेपरेट होती है, यहाँ पर क्या एंजाइम प्रोटीन के रूप में काम आ सकती है। ये प्रोटीन है तो आप एंजाइम इसकी स्पेसिफिक डाल दो। एंटीजन और एंटीबॉडी, यहाँ पर प्रोटीन को आप सेपरेट कर सकते हो एंटीबॉडी की सहायता से, लेकिन एफिनिटी होनी चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है ना। एविडीन है तो वो बायोटीन के साथ सेपरेट किया जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे की एफिनिटी शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ में एफिनिटी शो करते हैं वो सभी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आयन एक्सचेंज के द्वारा कौन से मॉलिक्यूल सेपरेट किया जा सकता है? जिनके ऊपर पहले से चार्ज अवेलेबल हो। तो चार्ज अवेलेबल होगा तो अपन डी ऑप्शन कर देंगे, लेकिन यहां पर पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इसका राइट होगा। किसी भी देखो, किसी भी टेक्निक, किसी भी मेथड को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड क्यों यूज में आता है, इस मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें, कॉमन जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गैस क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज, तो कौन सी होती है भाई? गैस ही होगी, या अपन पहले भी बात कर चुके हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज होती है वो गैस फॉर्म के अंदर होती है। खास तौर से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सी गैस जो यूज में आती है, तो हीलियम है और नाइट्रोजन है। ये गैसेस जो है वो मोस्टली यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर लिक्विड तो मतलब नहीं है, सॉलिड स्टेशनरी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन, गैस। 9 नंबर में देखोगे, व्हाट फैक्टर डिफरेंट इन्फ्लुएंस सेपरेशन इन साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी? साइज के अनुसार यदि आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हो तो उसको प्रभावित कौन करता है? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, साइज के अनुसार करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, और इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया है, पीएच बफर दिया है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर दिया है। तो अपन साइज एक्सक्लूसिव देख रहे हो तो नाम से ही है साइज एक्सक्लूसिव, उसकी कितनी बड़ा मॉलिक्यूलर वेट है, क्या साइज है उसकी, तो उसको प्रभावित कौन करेगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे यहाँ पर, विच टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर चार्ज?
अगर अब देखो चार्ज के बारे में वापस से पूछा है कि चार्ज के बेसिस पे आप सेपरेट करना चाहते हो तो कौन सा मॉलिक्यूल आप यूज में लोगे, कौन सी क्रोमेटोग्राफी आप यूज में लोगे, तो हमेशा जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको चार्ज मॉलिक्यूल दिया है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला अगर अपन देखेंगे यहां पर 11 नंबर में, इन रिवर्स फेज, उल्टी जो रिवर्स फेज है HPLC की, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की जो रिवर्स फेज है, द स्टेशनरी फेज इज, इसमें स्टेशनरी फेज कौन सी आती है, तो स्टेशनरी फेज जो है वो जस्ट अपोजिट होगी। जैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर पोलर अगर मॉलिक्यूल होते हैं तो इसके अंदर कौन से होते हैं, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल प्रकृति के होने चाहिए। तो रिवर्स के अंदर नॉन हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है वो यूज में लिए जाते हैं। आगे देखोगे आप 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द RF वैल्यू, ठीक है ना। RF वैल्यू कहते कैसे हैं, तो RF वैल्यू का कैसे निकालेंगे अपन कह सकते हैं x/y, ठीक है ना। x यहां पर क्या है, x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट, सोल्यूट या सैंपल जो आपने डाला है वो कितना ट्रैवल किया है, और y यहां पर आ जाएगा कि जिस सॉल्वेंट के अंदर आप इसको सेपरेट किया है, तो यहां पर y इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना मूवमेंट किया है। जैसे आपने एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज में ली है, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज में ली है, यहां पे आपने सैंपल की डॉट लगाई है, ठीक है। अब आपने इसको एक जार के अंदर जो है वो यहां पर डिप किया है, और यहां तक जार का क्या है, वाटर, मतलब जो सैंपल है सॉल्वेंट है वो आपने यहां पर बफर भरा है, ये सॉल्वेंट भरा है, ठीक है। आपने इसको यहां से बांध रखा है, ठीक है, स्ट्रिप को। अब यहां से ये जो मूवमेंट करेगा, कौन मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट मूवमेंट करता है। सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, यहां क्योंकि लिक्विड है तो सॉल्वेंट ज्यादा मूवमेंट करेगा, ज्यादा आगे जाएगा, तो सॉल्वेंट तो जाएगा आगे, तो ये तो हो गया अपना y। अब पीछे पीछे जो ये पिगमेंट आपने लगाया है यहां पर, ये मॉलिक्यूल भी क्या करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, तो ये यहां तक मूवमेंट किया, तो ये हो गया x1। दूसरा अगर आपने यहां पे डॉट लगाया है और ये पिगमेंट गया है तो यहां तक गया है, तो ये x2 हो गया। अगर आपने यहां लगाया है और ये ज़्यादा चला गया ट्रैवल, तो ये हो गया x3। जितने भी सैंपल आप यूज में लेते हो उसके अकॉर्डिंग उसके x की वैल्यू आती रहेगी। तो यहाँ पर y बराबर आप नीचे y रख दोगे और ऊपर जो है x1 की वैल्यू निकालोगे तो उसकी RF वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी। तो ये RF वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय सैंपल, सैंपल ऊपर वाला जो आ जाएगा वो तो सैंपल आ जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट और नीचे आ जाएगा सॉल्वेंट की मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, 13 व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड इन डीएनए एंड आरएनए प्यूरिफिकेशन। डीएनए आरएनए प्यूरिफिकेशन के लिए खास तौर से, वैसे तो डीएनए तो नहीं कहा जाता है ज़्यादा, लेकिन आरएनए का ज़्यादा पूछा जाता है कि आरएनए प्यूरिफिकेशन के लिए भी खास तौर से एमआरएनए की प्यूरिफिकेशन के लिए, यूकैरियोटिक एमआरएनए के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज में लिया जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो हमेशा यूज में ली जाती है, क्योंकि जो एमआरएनए होता है यूकैरियोटिक का, उनके अंदर 3 प्राइम के ऊपर आप देखोगे तो पॉली ए टेल पाई जाती है, पॉली ए टेल पाई जाती है। ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। जो आपने इसमें बीट्स या जेल जो भरा है उसके ऊपर आपने क्या लगा रखे हैं, पहले से फिलामेंट लगा रखे हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड का, जैसे आपने यहाँ पर टी लगा रखा है, ठीक है, ये लगा रखे हैं। तो जहां भी
जैसे डीएनए डाला है आपने, आरएनए डाले हैं, तीनों प्रकार के आरएनए डाले हैं, लेकिन एमआरएनए में एक पूंछ पाई जाएगी, टेल पाई जाएगी, तो ये क्या करेंगे, अपने जो सेम कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके साथ में रुक जाएंगे वहां पर। तो जितने भी आरएनए होंगे इनके अलावा वो सब निकल जाएंगे और ये यहाँ पर जुड़े रह जाएंगे। बाद में जैसे ही आप उसकी जो बफर है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हो, आप पीएच चेंज करते हो, तो वैसे ही क्या होगा, लास्ट के अंदर आपका एमआरएनए है वो सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब डीएनए और आरएनए को सेपरेट कर सकते हो आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 14 नंबर, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ओवर ट्रेडिशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से ज़्यादा अच्छी क्यों है? क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे रिसाव होता है, धीरे धीरे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे सेपरेट होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें प्रेशर के साथ में आप क्या करते हो, इसके अंदर लिक्विड पंप किया जाता है, लिक्विड को हाई प्रेशर के साथ में पंप किया जाता है। तो जितना ज़्यादा फास्ट पंप करोगे आप लिक्विड, उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल वो क्या होंगे, अच्छे से सेपरेट हो पाएंगे। वो टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम बचत वाली चीज़ हो सकती है अपन। तो इसमें टाइम भी कम लगता है और हाई परफॉर्मेंस देता है ये। इट इज़ स्लोवर देन मोर इफेक्टिव, इट इज़ यूज्ड हाई प्रेशर फॉर बेटर सेपरेशन। ये वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही रहेगा, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर के साथ में यूज में लिया जाता है जो लिक्विड फेज होती है। तो इसका राइट आंसर आता है बी ऑप्शन। 15 नंबर में देखोगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एनायन, यहां पर पॉजिटिव चार्जर बाइंड टू, तो पॉजिटिव चार्जर बाइंड है तो नेगेटिव मॉलिक्यूल को सेपरेट करेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए जो है मोस्टली एनायन जो एक्सचेंजर है वो यूज में लिया जाता है। अगर कैटायन एक्सचेंजर होता तो पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए काम आता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे यहां पर 16, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का मुख्य जो टारगेट है वो क्या होता है कि भाई आप सिंपल जो पिगमेंट्स वगैरह हैं वो सेपरेट कर पाते हो इससे, ठीक है ना। टू सेपरेट एमिनो एसिड, ये अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करते हैं भाई, नॉर्मल सा है स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर। तो एमिनो एसिड भी अपन सेपरेट करके देखते हैं और प्लांट के पिगमेंट है वो भी अपन सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू प्यूरिफाई एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को आप प्यूरिफाई करना चाहते हो तो किसके बेसिस पे आप प्यूरिफाई कर पाओगे। यहां पर दिया है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो वही बात है कि भाई आप एंटीजन के बेसिस पर एंटीबॉडी को सेपरेट करना चाहते हो तो यहां पर एफिनिटी होनी चाहिए। तो एंटीबॉडी सेपरेट करना चाहते हो तो किसके बेसिस पे, एंटीबॉडी जो होती है वो पर्टिकुलर किसी एंटीजन के प्रति स्पेसिफिक होती है। तो किसी भी एंटीजन और एंटीबॉडी की एफिनिटी के आधार पे आप एंटीबॉडी को सेपरेट कर पाओगे। तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज में आएगी, अपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप एंटीबॉडी को सेपरेट कर पाओगे। इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच फैक्टर प्राइमरीली अफेक्ट द सेपरेशन, कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट। अब गैस क्रोमेटोग्राफी सीधी सी बात है, मैंने कहा आपको कोई भी जो मॉलिक्यूल होते हैं जो कैसे हो, उड़ने वाले हो, वोलेटाइल वाले हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, किस टेम्परेचर के ऊपर वो वाष्प बन के उड़ सकता है, उड़ता है, तो उसका लिए बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको फिक्स रखना चाहता है। इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो सेपरेशन में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर सेपरेट करना चाहते हो। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ट यूज में आएगी। क्वेश्चन नंबर, वाई इज सिलिका जेल कॉमनली यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। अभी मैंने जब पहले डिस्कस कराया था क्वेश्चन का, उसमें बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही कि सिलिका के अंदर पोरस जो कंडीशन होती है, पोर जो छिद्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं भाई, जिसके कारण से ये अच्छे से मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाती है। इट इज़ नॉन पोलर, इट इज़ हाई पोरस, देखो हाई पोरस क्षमता होती है इनकी, टू प्रोवाइड गुड सेपरेशन। जितनी ज़्यादा
छिद्र होंगे, जितनी ज़्यादा पोरस स्ट्रक्चर होगी, उतनी ही सेपरेशन करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। इस प्रकार से अपने जो टोटल 20 क्वेश्चन जो थे क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, वो अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक पार्ट में आपका अभी तो पहले एक पार्ट अपन टेक्नोलॉजी वाले बात करते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी बात करेंगे। अभी डेली अपने क्वेश्चंस के बारे में लास्ट टाइम आपका है, तो रिवीजन अपन क्वेश्चंस के बारे में करते हैं। और इसके एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर जितनी भी आपकी टूल टेक्निक्स हैं, उनके सभी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको 1 या 2 क्वेश्चंस तो टूल टेक्निक में से सिर्फ आपको साइंटिस्ट के मिल जाएंगे वहाँ पर। जब एग्जाम में बैठोगे तो अगर आपने 1 या 2 वीडियो भी साइंटिस्ट से रिलेटेड देख लिए तो उम्मीद करता हूँ आप आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी कोई स्टूडेंट अभी भी अगर जिसने पीजी की बुक नहीं ली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो पीजी की बुक है आज से फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, बाय पोस्ट भी आप मंगवा सकते हो। तो जैसे आपकी इच्छा, वो पीजी लेवल की बुक है वो अवेलेबल है। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। थैंक यू।